जो हम लास्ट टाइम कर चुके थे मैं उसके दो तीन की स्टेप्स लिख देता हूँ। रीकैप में मैं सारा कुछ नहीं करूंगा। आइडिया ये था कि अगर एक डिराक इक्वेशन डिराइव होके आयोटा d स्लैश प्लस मैंने सी वगैरह को 1 का ओवर माइनस m, ये है एक पार्टिकल जिसका मास m है जो कि किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है, और स्लैश नोटेशन का आपको याद है, स्लैश नोटेशन वाज इज इक्वल टू, डिपेंड करता है किस तरह लिखते हैं, जिस तरह मर्जी लिखें, इसको ऊपर इसको नीचे लिखें या वाइस वर्सा लिखें। और मैंने कहा था कि अगर मैं इसकी कंजुगेट इक्वेशन लिखूं तो मेरे पास वो होगी आयोटा d स्लैश प्लस e a स्लैश माइनस या माइनस था लिखो यहाँ प्लस या माइनस साई इक्वल टू 0। देखिए साई के साथ हमने कहा था कि साई सी लिखते हैं, हमें नहीं पता कि साई सी जो है वो क्या है, साई सी और साई आपस में कैसे रिलेटेड है। यहाँ इन दोनों इक्वेशन को देखने से एक चीज तो लगती है कि जो भी कंजुगेट इक्वेशन होगी उसका मैथ सेम होगा, फर्क उसके चार्ज में है, क्योंकि प्लस अगर यहाँ पर माइनस ई है तो यहाँ पर प्लस ई है, और एक जो स्पिनर है जो वेव फंक्शन है जो मर्जी आप कह लें उसके साथ वो हमें फाइंड करना है कि वो कंजुगेट जो वेव फंक्शन है वो क्या। और अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर ये कंजुगेट इक्वेशन है तो उसका स्टार लिया था हमने, और एक नई चीज हमने डिफाइन की थी जिसको मैंने कहा था कि सी गामा 0 साई स्टार, इस इक्वेशन का मैंने जब स्टार दिया था तो याद है ना किसके बराबर बना था, हाँ शाबाश, ये बना था सी, वेरी गुड, साई बार, वेरी साई बार ट्रांसपोज, क्योंकि साई बार जो है बाय डेफिनेशन किसके बराबर है, साई डैगर गामा 0, और जब आप इसका ट्रांसपोज देंगे तो गामा 0 का तो ट्रांसपोज नहीं बदलता, जबकि साई डैगर का जो ट्रांसपोज का मतलब है साई स्टार ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो दो दफा ट्रांसपोज लेंगे तो वापस वही आएगा, बिल्कुल ठीक बनाया जिस आपका सोल्यूशन कर दूं गामा 0 साई स्टार। उसके बाद मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई थी जो कि थी सी इनवर्स गामा म्यू और सी दिस इक्वल टू माइनस गामा म्यू का ट्रांसपोज, याद है ना। और यहां से आपने ये भी चीज लास्ट लेक्चर में स्टडी की कि गामा म्यू का अगर मैं ट्रांसपोज लूं तो ये दो डिफरेंट किस्म के गामा म्यू देता है। एक तो ये है कि ये देता है दिस इज इक्वल टू माइनस गामा म्यू या दिस इज इक्वल टू प्लस गामा म्यू। माइनस गामा म्यू किसके लिए था, जब म्यू जो है वो 1 और 3 ऑड होते थे, और ये जब इवन ऑड उस दैट सेंस में नहीं है, लेकिन जब ऑड नंबर गामा के इंडेक्स में आता था 1 या 3 गामा तो ये नेगेटिव था, और जब इवन था तो पॉजिटिव। गामा के इंडेक्स का कोड होते हैं, म्यू कैन बी 0 1 2 3, नहीं म्यू कैन बी 0 1 2 3 ना, ये इंडेक्स की वैल्यू है ना, 4 को नहीं समझ आता। स्पेस है एक रैखिक एक नीति चले तो सर नहीं कर रहे तो ये स्पेस का जो मॉडल है ना x y z टू अगर प्लस में आ रहा तो ये 1 3 स्पेस में आप एक रैखिक को एडवर्टाइज कर रहे हैं, नहीं ये नहीं कर रहे क्योंकि इनमें पॉली मैट्रिसेस हैं, और पॉली मैट्रिसेस ट्रांसपोज में सारे सेम ही बिहेव करते हैं। वो पॉली मैट्रिसेस जिसमें सिवाय सिग्मा 2 के उसको अगर आप देखें तो वो डिफरेंट बिहेव करता है, डायगोनल रहता है, पॉली मैट्रिक्स सिग्मा 1 में कोई साइन चेंज नहीं आता, क्यों 0 1 1 0 होता है, ट्रांसपोज करने से भी 2 में प्रॉब्लम है कि एक का साइन डिफरेंट है, और उसकी रीजन ये है, उसकी जो आप रीजन ये लिखते हैं कि यही से आप रेजिंग और लोडिंग ऑपरेटर बना सकते, अगर सबका साइन सेम होता तो आप रेजिंग लोडिंग ऑपरेटर ना बना सकते, इसलिए आप सिग्मा प्लस बनाते हैं, सिग्मा 1 प्लस आयोटा सिग्मा 2, क्यों, उसे पता है हमें कि सारे साइन सेम होते तो कैंसिल होगा, ठीक है।
तो ये बस इसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि गामा जो है ना डिराक रिप्रेजेंटेशन का सिग्मा की फॉर्म में लिखे हुए हैं। ये अब शर्त है कि अब आप ठीक लिखवाए हो मुझे, ठीक है। अच्छा, फिर सी की खास बात यह है कि इसका मतलब यह है कि अगर आप इसको देखें, जरा इसको देखें, इस इक्वेशन को आप ऐसे नहीं लिख सकते कि इस इक्वेशन को अगर आप लेफ्ट से सी से दरब दें और राइट साइड से सी इनवर्स से दरब, तो क्या होगा? सी इनवर्स 1 है, सी इनवर्स 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आंसर क्या आ गया आपके पास? गामा म्यू with a negative sign is equal to C gamma mu का ट्रांसपोज C इनवर्स। यहां से एक बात ये पता चलती है कि क्योंकि अगर मैं C को इधर लाऊं, अगर मैं C को इससे इधर लाऊं तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। एक तरीका ये है कि मैं कहूं कि जी C कम्यूट करता है गैमा म्यू ट्रांसपोज के साथ। मैं कहूं कि जी C जो है वो C कम्यूट हुई। मैं पहली assumption ये कर सकता हूं कि इधर लाने के लिए मैं कह सकता हूं या तो ये कम्यूट करेगा या नहीं करेगा। पहली चीज, अगर ये कम्यूट करेगा तो इन दोनों को आगे पीछे करने से तो फर्क पड़ेगा। तो इस सूरत में जवाब क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू दैन, दिस अप्लाइज टू दैन, माइनस गामा म्यू इज इक्वल टू गामा म्यू ट्रांसपोज। तो किसके लिए हो सकता है? इसका मतलब है C कम्यूट्स विद गामा म्यू फॉर म्यू इज इक्वल टू 1 है। क्यों? ताकि माइनस साइन आ। सिमिलरली दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? ये एंटी कम्यूट करता। अगर C जो है, इफ C एंटी कम्यूट विद gamma mu transpose, then this implies minus gamma mu is equal to minus the transpose क्यों? एंटी कंप्यूटेशन में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि a b is equal to minus b है। So this implies this gamma mu is equal to gamma mu का transpose। ये किसके लिए है फिर? ये फिर किसके लिए हो गया? for mu is equal to 0 and 2। इसका मतलब यह है कि आप लिख सकते हैं, मैं अगर लिखूं तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा कि मैं कहूंगा C या C इनवर्स, मुझे नहीं पता जो मर्जी हो, वो गामा 1 3 के साथ तो कम्यूट करता है, जबकि C जो है वो गामा 0 और 2 के साथ एंटी कम्यूट करता है। यहां से अब आपको क्या लगता है? यहां से आपको क्या लगता है कि क्या पॉसिबल फॉर्म हो सकती है C0? C की क्या फॉर्म हो सकती है? एग्जैक्टली इसके साथ तो कॉमन आइगन वैल्यू है। हमें एक बात पता है, सारे गामा मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कम्यूट करते हैं, एंटी कम्यूट करते हैं। कम्यूट तो नहीं करते। गामा म्यू जब सिग्मा म्यू के बराबर होता है। इसका मतलब है जो भी C होगा वो प्रोडक्ट होगा इन दो मैट्रिसेस का, है ना? क्यों? क्योंकि इन दो मैट्रिसेस के लिए प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हमें पता है मैं कोई भी चीज चूज करूंगा तो इनके साथ तो वो कम्यूट कर जाए, शायद इनके साथ ना कर, एंटी कम्यूट करे के साथ। तो क्या हो सकती है? क्या होनी चाहिए? जो मर्जी चॉइस रख लें। अच्छा, मैं इसके साथ एक जुमला लिखता हूं जो किताब में शायद ही लिखा हुआ, अब हुआ फेस, साथ में कोई फेस भी आ सकता है बहरना। क्यों? राइट साइड पे अगर 0 है तो दो भी फेस हो जाओ खत्म। बेशक देखना है तो शुरू करते। अगर गामा 0 गामा 2 होता, गामा 2 गामा 0 के साथ एंटी कम्यूट करता है, गामा 0 जवाब 0 होता है। इसका इनवर्स जरा करके देखें क्या है, कौन बताएगा? आपने कौन बताया? सी का इनवर्स क्या होगा? एन1। हाँ बोले, हाँ कोई बात
ये जो मैट्रिसेस हैं भाई, आयोटा गामा 0 गामा 2 का आप बोल रहे हैं, आपको पता है कि क्या होगा ये? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? क्यों गामा 2 का इनवर्स में तो कंजुगेट ट्रांसपोज हुआ, कंजुगेट ट्रांसपोज लेने से भी तो आपने मुझे बताया कि साइन नहीं बदलेगा ना, गामा 0 का सिर्फ जगह बदल जाएगी जब कंजुगेट लेंगे। चल डैगर ले लेंगे, बेहतर करेगा आयोटा गामा 0 गामा 2 का क्या होगा आप बोल चले, आप तो मैंने बहुत ट्रिवियल चीज देखी है। सॉरी मैंने एक चीज बोला, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, तो डेफिनेशन होती है, लेकिन फर्क नहीं पड़ना कैलकुलेशन पे जो भी जा सकते, लेकिन डेफिनेशन में वही बता दें, लेकिन ये भी कन्वर्ट राइट अप टू द माइनस साइन। एक्चुअली जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ उसमें आज का टेट्रा को आगे करूँ तो मैं यहाँ माइनस साइन लगा के डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन अप टू द कन्वेंशन है वंस अगेन मैंने कहा मैं यहाँ माइनस भी लगा रहा हूँ तो फर्क नहीं पड़ता। क्या आएगा जब आप इसको दिस इक्वल टू आयोटा का कंजुगेट कर देगा माइनस आयोटा गामा 0 का डैगर गामा 2 का डैगर, आप बोले चाहे बोले अंदर क्या हो आप ये बोले अब आप क्या कहें माइनस आयोटा गामा 0 गामा 2 का डैगर आपको नहीं पता क्या है, ये पता है आपको? ये आपको नहीं पता लेकिन ये पता है माइनस आयोटा गामा 0 गामा 2 का डैगर, अगर इधर गामा 0 रखते तो ये किसके बराबर था? ये आपको पता है किसके बराबर डैगर है, सो दिस इज इक्वल टू बोले दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा माइनस गामा 2 नहीं प्लस ये गामा 0 गामा म्यू डैगर गामा 0 इज गामा, ये डेफिनेशन होती है ना, तो गामा 0 गामा म्यू डैगर गामा 0 इज, बेशक रख के देखना अगर 0 होता तो जवाब क्यों है, इसका मतलब है दिस इज अगेन इक्वल टू माइनस, ठीक है माइनस सी बनता है तो हमारे को वर्ड था क्या चीज सारे बदल दिए, सी डैगर भी सी के बराबर है, सी इनवर्स भी माइनस सी के बराबर है, कोई चीज रह गई और करनी, सी की डेफिनेशन ही बस माइनस सी है ना, ये माइनस बाय है गामा 2 गामा 0 सी है, ये क्या अच्छा कोई और चीज रहती है इसके अलावा, सी डैगर भी हो गया सी इनवर्स भी होगा, कि सी का कुछ और भी किया जा सकता है, कुछ और भी किया जा सकता है या नहीं? अच्छा सी का ट्रांसपोज लेके दिखाएंगे मुझे क्या, आप में से कोई ये चीज प्रूव कर सकता है कि सी का ट्रांसपोज भी माइनस सी के बराबर है? कोई लिख सकता है आप में से सी का ट्रांसपोज साबित कर सकता है माइनस सी के बराबर?
ये डेफिनेशन यूज करें, जल्दी करें, शाबाश, प्रूव करें। यहां से क्या पता चल जाएगा आपको कि यहां से पता चल रहा है कि आप सी किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी गामा मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन में कैलकुलेट कर रहे हैं, उसे एक रिप्रेजेंटेशन से दूसरी रिप्रेजेंटेशन में लेके जाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि हर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर गामा 2 गामा 0 रिलेटेड है दूसरे के साथ। तो इफ यू फाइंड सी इन वन रिप्रेजेंटेशन यू कैन डू इट इन एनी अदर रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ द यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये ग्रुप थ्योरी में करते हैं हम, फिजिकल पार्टिकल फिजिक्स में नहीं करते। पार्टिकल फिजिक्स में शुरू से ही हम अपनी रिप्रेजेंटेशन को लॉक कर लेते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन होगी हमारी, कोई सवाल नहीं आता। लेकिन अभी तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रूफ नहीं की जो मुझे करनी है। मुझे साइज सी फाइंड करना है, बाकी तो मेरे लिए बिल्कुल ट्रिवियल था ना कि चार्ज ने अपना साइन बदला, मुझे तो ये चीज फाइंड करना है, साइज सी। एक दफा मुझे साइज सी पता चल जाए, मुझे पता चल जाएगा पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के सॉल्यूशंस आपस में कैसे रिलेटेड। एंटी पार्टिकल मैंने आपको बता दिया था होल थ्योरी से कि क्या। चलिए तो बताएंगे आपने साइज सी कैसे फाइंड करोगे। साइज सी पहले बताएं था किसके बराबर जी। जी क्या करिए, अब सी साई बार ट्रांसपोज, या फिर आपने क्या बताया था मुझे कि किसके बराबर है, सी गामा 0 साइन स्क्वायर। सी किसके बराबर था, आयोटा गामा 2 गामा 0 sin theta. So this is equal to iota gamma 2 theta. ठीक है, बस फाइंड हो गया आपके पास जो आपने फाइंड करना था। अब आपको कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है इसमें। किसी को एक एग्जांपल करके देखा जो भी अल्टरनेटिव थी, उसने कहा वैसे तो इसको देखने से ही पता चलता है क्या बुला है ये भाई, हमें नहीं पता साई स्टार क्या, क्योंकि साई स्टार 4 कंपोनेंट स्पिनर है। काई अप सिग्मा डॉट पी काई अप हो सकता है, या काई डाउन सिग्मा डॉट पी काई डाउन हो सकता है, या सिग्मा डॉट पी वाला ऊपर हो सकता है दूसरा नीचे हो सकता है। तो 4 सॉल्यूशंस पॉसिबल थे, 2 पार्टिकल के थे, 2 एंटी पार्टिकल क्या पाएंगे, 2 पॉजिटिव एनर्जी थे, 2 नेगेटिव एनर्जी होंगे। लेकिन क्यों ना हम एक आसान काम करें, लेट्स कंसीडर नेगेटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। एक एग्जांपल करके देखिए, बिल्कुल क्लियर हो गया। लेट्स कंसीडर a negative energy electron at rest। आप में से मुझे तो साई लिखवा सकता है, एंड स्पिन, कोई भी स्पिन करना है, स्पिन डाउन एंड स्पिन डाउन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए 4 चीजें बताना था, ये 3 चीजें बताना जरूरी है ना। उसकी एनर्जी क्या है, चार्ज क्या है, और स्पिन क्या है। क्या सोल्यूशन होगा, साई के 4 सॉल्यूशंस थे, साई 1 था एक सॉल्यूशन, साई 2 था दूसरा सॉल्यूशन, साई 3 था तीसरा सॉल्यूशन, और साई 4 था चौथा सॉल्यूशन। नेगेटिव एनर्जी स्पिन डाउन के लिए क्या होगा, कौन बताएगा? और रेस्ट पे है साई 4। जब भी ये चीज होती है तो पहली तो बात है नेगेटिव एनर्जी होती है, तो यहां इसका साइन पॉजिटिव होता है, तो पाई और टाइम की है, और यहां पे क्या आ जाता है 0 0 0। बस कुछ भी और चीज नहीं, आसान सा सॉल्यूशन होता है। अब तो कांस्टेंट फैक्टर वो पता ही है जो होता है बाय बाय, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं क्योंकि तो वैसे भी आता है, ये तो अप द नॉर्मलाइजेशन प्लेन में ठीक है क्या गलत? अच्छा, आप में से मुझे कोई ये कैलकुलेट करने में हेल्प कर सकता है, आयोटा गामा 2 साई
4 का स्टार। कैसे करो? पहले तो बाद स्टार्ट होगा तो आयोटा e टू द पावर माइनस आयोटा एम टी ओवर 2 पाई 3 गामा 2 किसके बराबर था याद ना? गामा 2 किसके बराबर था बताएं। 4/4 में लिखवा है क्या? लिखवाना है तो चले। हाँ 4/4 में लिखवा। इसी में कोई भी आपने से बोल 0 सिग्मा 2 0 था। ये था ना 0 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 2। तो ये था 0 0 0 माइनस आयोटा 0। यहाँ तो 0 ही होगा। फिर यहाँ होगा 0 आयोटा माइनस आयोटा। मैं चाहता हूँ इसको ब्लॉक फॉर्म में लिख सकता था लेकिन मैंने कह दिया वेरिएबल का वाला मैथमेटिक्स का, वरना मैं क्या करता इसको 0 लिखता नॉन मैट्रिक्स और इसको काई डाउन ले लेता और इसको 0 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 2 फिर मेरा रिप्रेजेंटेशन। क्या आंसर आ गया इसका? तो दिस इक्वल टू आयोटा e टू द पावर माइनस आयोटा m क्यूब ओवर 2 पाई टू द पावर v/2। कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ यहाँ साइन बदलेगा। एक सिर्फ माइनस आयोटा बाय लिख लेगा और क्या बनेगा? 1 0 0 तो सिर्फ यहाँ पर नॉन जीरो वापस आएगा डिफरेंट मैट्रिक्स। तो ये आयोटा और ये माइनस आयोटा मिलकर +1 दे देंगे तो ये बन गया e टू द पावर आयोटा mg ओवर 2 पाई टू द पावर v/2 1 0 0 here. This is all. सब कुछ क्या है? कहते हैं मैथ सेम है। ये कह रहा है कि मैथ तो नहीं बदलेगा जब आप कॉन्जुगेट लेंगे, स्पिन बदल जाएगी। स्पिन डाउन अप स्पिन अप हो जाएगा, स्पिन अप है तो स्पिन डाउन हो जाएगा। इसका मतलब अगर कहीं पे आप रेस्ट एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एनर्जी का खत्म करते हैं तो एक उसी जैसा पार्टिकल ओरिजिनेट होता है जिसका मैस तो उतना ही होता है जिसका चार्ज अपोजिट होता है और उसकी स्पिन भी उतनी अप होती है। क्यों? नेगेटिव या ऊपर पॉजिटिव अब जब वापस आना चाहेगा, पहले पॉजिटिव एनर्जी का पड़ा हुआ नहीं आने देगा तो क्या करेगा? उसको पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल से स्पिन फ्लिप करा के निकाल लेगा। क्यों? जितनी स्पिन कम हुई है कहीं पे उतनी ही बढ़ी हुई है। कितना क्लियर एविडेंस है इस बात का कि मैस पार्टिकल का और एंटी पार्टिकल का सेम है, चार्ज अपोजिट है, स्पिन फ्लिप हो गई है और एक नेगेटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव एनर्जी स्पिन अप में बदल गया। अब सेम मैस। ठीक है जी, सही होगी बात। आप में से मुझे कोई ये चीज बता सकता है कि किसके बराबर होगी? एक आखिरी चीज जो फिर आपको सब कुछ बता देगी। व्हाट इज सी गामा फाई? आप इसको कैलकुलेट कर सकता है अपने नोट्स पे? जल्दी जल्दी मैथ्स में क्या करना है? हमने क्या लिखा था? गामा 2 गामा 0 नीचे लिख लिया, ऊपर लिखे था।
क्योंकि गामा 5 हर गामा के साथ एंटी कंप्यूट करता, तो जब भी इवन नंबर ऑफ गामास आएंगे तो साइन नहीं बदलेगा, जब साइन नहीं बदलेगा तो एक ही जैसी चीजें सब्ट्रैक्ट होगी बराबर। नहीं, गामा 5 सबके साथ एंटी कंप्यूट करता है, गामा 5 सबके साथ। हाँ हाँ, वरना मैंने कहा देखे ना, इसको इसके साथ एंटी कंप्यूट कराएं नेगेटिव साइन, इसके साथ एंटी कंप्यूट कराएं नेगेटिव साइन, दो नेगेटिव साइन बन के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है फिर से भाई तभी, ये वाली जो चीज है शायद आप उसको वैसे हल्का ले रहे हो। आपको पता है गामा 5 का डायरेक्ट किसके बराबर है? पेपर में ऐसी छोटी छोटी चीजें आएंगी जो जिसने पढ़ा होगा ना सिर्फ उसी को पता होगा कि क्या है। ये उस वक्त प्रूफ नहीं होगा, फिर गामा 5 की डेफिनेशन पूछ करेंगे क्या है, होता है माइनस से होता है, तो वो नहीं ना होता। एक पार्टिकल फिजिक्स को ये जबानी ही याद होनी चाहिए। किसी आर्बिट्रेरी स्पिन वाले के और किसी आर्बिट्रेरी एनर्जी वाले पे लगाते हैं हम, अब साई सी कैलकुलेट कर देंगे। और आर्बिट्रेरी स्पिन एंड एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन हुए, मैं इस चीज को पार्टिकल कहूंगा। अगर उसके लिए हम ये साई सी कैलकुलेट करें जो कि किसके बराबर है, सी साइन, तो कराएं कैलकुलेट कैसे होगा। आर्बिट्रेरी एनर्जी और स्पिन का कैसे लिख सकते हैं आप, जो किसके बराबर है ना, और सर जो कि इन्होंने हमें आज बता दिया, क्या नाम आपके सर, हमना। ये अब आपने बता दिया तो अब आप बुलवाएं इसको क्या जवाब दो। आर्बिट्रेरी स्पिन और एनर्जी का कैसे साइन लिखें, कैसे लिखते हैं, क्या पता कोई नहीं पता तो खैर कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें बंदे को नहीं पता होती। लिखा कैसे जाता है साइन, इसका 16 पॉसिबिलिटीज थी। एक एनर्जी के लिए 4 स्पिन की, फिर दूसरी एनर्जी के लिए 4 स्पिन की, इन सब को हमने कॉम्पैक्ट करके लिखा था। अगर आप अच्छा, और ठीक है फिर शाबाश शाबाश, और कुछ 16 को 16 ही रखना है, लिटरेशन चेंज कर, ठीक है। कोई और कोई सजेशन, और तो बंदा कोई चीज सजेस्ट करना चाहे आप उनसे। the ASCII form with the journalist. शाबाश, वेरी गुड हमना, बिल्कुल कैसे वेरी गुड। स्पिन प्रोजेक्टर्स भी लिखे थे आपने और एनर्जी प्रोजेक्टर्स, वो क्या थे भूल जाते हैं ना। यार ये नई नस्ल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एप्सिलॉन पी स्लैश प्लस एम ओवर 2m, ये प्रोजेक्टर था आर्बिट्रेरी एनर्जी का, क्यों एप्सिलॉन प्लस माइनस 1 हो सकता था, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी। सिमिलरली मैंने लिख दिया साथ। अच्छा, आपको पता स्टार में जगह नहीं बदलती है, जैगर होता ना तो इधर आ जाता होता। अब आप इसको मुझे खुलवा के दिखाएंगे, शाबाश, एक एक स्टेप कर, एक एक स्टेप आप लिखवाएं, क्योंकि आपने वैसे तो घर जाकर पढ़ना नहीं है, लिहाजा अब आप मुझे बताएं क्या होगा। एप्सिलॉन तो एक नंबर का प्लस माइनस,
पी स्टार हो जाना था प्लस एम ओवर 2m, और थोड़ी देर पहले तो मैंने गामा 5 का स्टार लिखा है 1 प्लस चलो जी बोले अब आप। जब हमारा कहीं बस नहीं चलता था तो हम वहां पर पता है क्या घुसा रहे थे गामा 0 गामा 0, जब बस नहीं चलता कहीं पे हमारा। आपको ये बात पता है गामा 0 पी स्लैश स्टार गामा 0 किसके बराबर होगा अब पता चलता है। या ये आपको पता चले, छोड़ें इसको, स्लैश में गामा म्यू है ना, ये आपको पता है किसके बराबर है, ना कहिएगा मैंने। शाबाश, वेरी वेल नामना, गामा म्यू का ट्रांसपोज शुरू तो लेक्चर आज यहां से किया है, वेरी वेल, शाबाश। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा फिर, so this becomes psi c becomes c gamma 0 epsilon p slash का ट्रांसपोज प्लस m over 2m और ये क्या बन जाएगा 1 प्लस, हाँ अब यहां प्रॉब्लम है जब गामा 5 के साथ ये गामा 0 इधर पड़ा है ना, इसको इधर लाना है तो क्या होगा 1 माइनस गामा 5 S slash transpose over 2 साइड स्टार तो गामा 0 बचता है, देखो ठीक लिखा मैंने, मुझे नहीं पता, मैंने शायद मैं खुद ही क्या, अच्छा ये वाला करेगा, हाँ जी ये करेगा, हाँ क्योंकि ये गामा 0 है, थैंक यू शाबाश, क्लियर है सबको, क्यों, क्योंकि ये गामा 0 जब गामा यहां पर जो गामा 0 ये रखा था ये गामा 5 को क्रॉस करके एस स्लैश को मिलेगा। चले और बताएं, और कोई सजेशन इसी, और कोई सजेशन भी किसी को बताना चाहिए आपस में, पर अब आपको एक बात और भी पता है, वो क्या है, थोड़ी देर पहले आपने लिखी, आपको याद है ना, थोड़ी देर पहले आपने एक चीज लिखी, पी स्लैश ट्रांसपोज में गामा ट्रांसपोज है, ये बात आप याद रखिएगा, पी स्लैश ट्रांसपोज के अंदर एक ये चीज छुपी है, ऑफकोर्स पी यू तो है ही है ना, पी यू का ट्रांसपोज होता है, वो तो फर्क ही पड़ता है ट्रांसपोज में, नंबर से बड़ा ऑपरेटर है। आपको एक बात पता है, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ी थी कि सी इनवर्स गामा म्यू सी इज इक्वल टू माइनस ट्रांसपोज किस तरीके से सी भी तो खत्म करना है ना, तो पी स्लैश ट्रांसपोज की जगह में क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं जी, माइनस, इसका मतलब है माइनस गामा म्यू की जगह ये चलेगा माइनस गामा म्यू ट्रांसपोज, पहले इस टर्म को देख लेते, तो क्या आ गया साइज सी इज इक्वल टू सी एप्सिलॉन, पी स्लैश ट्रांसपोज की जगह मैं क्या लिख सकता हूं माइनस सी इनवर्स गामा म्यू या पी स्लैश कोई फर्क नहीं पड़ता, सी प्लस एम ओवर 2n, और दूसरी चीज क्या बन गई है जी 1 माइनस गामा 5 इंटू
माइनस सी इनवर्स एस स्लैश सी प्लस 2 times stop. Good. चलो वेरी gamma 0 के बोल दे gamma 0 की है सर यहाँ से नजर ही आ रही है। ये तो सी इनवर्स 1 बन गया। इसका मतलब है अगर मैं यहां पर सी इनवर्स सी डाल दूं इस जगह पर तो क्या बन जाएगा, जरा देखते हैं। सी इनवर्स सी हो गया, सी इनवर्स सी, ये सी और ये सी इनवर्स मिलके इसको बन रहा है, तो क्या आ जाएगा अब आपके पास, तो इस परिणाम से माइनस एप्सिलॉन ई स्लैश प्लस एम ओवर 2 और ये किसके बराबर आ गया। हाँ अब बताएं ना, अब आप बताएं किसके बराबर होगा ये। जी जी सर क्या कह रहे हो। चलो वो तो लगा लूंगा ना, सी वर्स सी तो लगा ही लूंगा, लेकिन मुझे इसका तो बताएं ना, जब ये सी गामा 5 से क्रॉस करेगा तो क्या करेगा। सी क्या करता था गामा 5 के साथ, मैंने क्या लिखा, कम्यूट करता है। अगर ये कम्यूट करता है तो आराम से क्रॉस कराएंगे इसको, तो ये साइन नहीं बदलेगा, ये और ये मिलके प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा ये 1 प्लस गामा 5 एस स्लैश ओवर 2 इंटू सी गामा 0। तो मुझे आप ही ने मशवरा दिया कि सी और सीधा, ओहो ये तो बड़ा मसला बन गया है ना, कोई मसला नहीं बना। ये साइज सी के इक्वल है, तो इसका मतलब है जिस साइज सी से आप चले थे, जब आपने पैरिटी ऑफ ये लगाया ऑपरेटर इसके ऊपर, जब आपने जेनेरिकली साइज सी कैलकुलेट किया तो क्या बना आपके पास। अब आपने मुझे पढ़ के देना कि ये क्या लिखा हुआ है, साइज सी बार क्या चीज लिखी, कौन बताएगा। ये साइज सी बार ट्रांसपोज लिखा है, क्या लिखा, क्या लिखा हुआ ये चीज। बोल देना, क्या लिखा हुआ। ये किसके बराबर है, सी साई बार ट्रांसपोज, लेकिन साई बार ट्रांसपोज किसके बराबर है। चलो उसमें भी सी आता है, उसमें भी सी आता है, तो गलत बात करें। सी साई बार ट्रांसपोज किसके बराबर है। अच्छा ये अच्छा इस सारे में आप मुझे कह रहे हैं कि ये आप कह रहे हैं, अच्छा तो फिर ठीक है, फिर ठीक है, सॉरी मैं समझ रहा था कि इसकी बात कर रहे हैं। सी साई बार ट्रांसपोज, सारे का ट्रांसपोज बल्कि सिर्फ साई बार का ट्रांसपोज, क्योंकि सी ट्रांसपोज का माइनस, बिल्कुल। तो क्या लगे आपको, एनर्जी बदल गई है ना, सिर्फ साइन बदल गया है। इसका मतलब है इसने क्या दिया आपको, इसने पॉजिटिव एनर्जी वाले की बजाय नेगेटिव एनर्जी दी, जिसका मोमेंटम भी सेम है, जिसकी स्पिन भी सेम है। यही तो हम चाह रहे, जेनेरिकली कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने साइज सी कैलकुलेट किया, हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ा, साइज सी दोनों तरफ रहा, सिर्फ और सिर्फ जब हमने कैलकुलेट किया साइज सी को, साई का स्टार लेके जो अपनी डेफिनेशन थी उसको, तो हमने ये देखा कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक कैलकुलेशन होना गया है, ना मोमेंटम बदला, ना बाकी कोई और चीज बदला।
ये एस म्यू है, जेनेरिक स्पिन है, कंपोनेंट ऑफ अ स्पिन नहीं है। कंपोनेंट ऑफ अ स्पिन बदल सकता है, ऐसा नहीं करेगा कि स्पिन हाफ पार्टिकल को स्पिन 1 बना, ये नहीं करेगा। कंपोनेंट ऑफ स्पिन कैन चेंज, इंडिविजुअल कंपोनेंट बदल सकता है, अप डाउन हो सकता है, डाउन अप हो सकता है, बट एस म्यू रिमेन्स एस म्यू। इसीलिए बुक में लिखा होगा इट ईच इज मोमेंटम पी म्यू एंड स्पिन एस म्यू। मैं नहीं कह रहा कि आपको डाउन को सेम रखता है, मैं कह रहा हूं पी म्यू को एस म्यू को सेम रखता है। एनर्जी को तो बदलता है ना, नेगेटिव साइन साथ जाके। तो चले, बस ये एक छोटी सी चीज थी जो मुझे करनी थी आज आपके लिए, बाकी तो कोई चीज इसमें नहीं थी। अब आप बुक जाके पढ़ लेंगे या नहीं पढ़ सकते? वो एक बुक में लिखता है जी कि जी डिराक इक्वेशन के लिए आपने अगर चीजों को लिखना है तो समराइज उसने ये किया हुआ है। वो कहते हैं कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लें, ए म्यू को माइनस ए म्यू से बदल दें। क्यों? ताकि माइनस ई वापस प्लस ई बन जाए। दो चीजें हो गई, क्या किया है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें कोई इनका, ए म्यू को माइनस ए म्यू से बदल दें, और तीसरा काम ये करें कि सी गामा 0 से मल्टीप्लाई कर दें टू द वेव फंक्शन। यही आपने किया, अगर आपकी याद हो। मैंने जो मिटा दिया यहां पर, एक में माइनस ई ए स्लैश था, दूसरे में प्लस ई ए स्लैश था। इसका मतलब है ए म्यू को अगर माइनस ए म्यू कर दें तो वापस वही आ जाएगा, और साई सी साई स्टार की जगह वापस साई आ जाएगा आपके पास। सी गामा 0 लगा देगा साई के साथ, वापस आपके पास सारे सॉल्यूशंस रिट्रीव हो जाएंगे। बाकी मैं नहीं जानना चाह रहा किसी और लंबी चौड़ी डिटेल में, वैसे तो इसको जितना खींचते जाएं ये खींचता जाएगा। चार्ज कंजुगेशन पर मैं बहुत बात कर सकता हूँ। सिर्फ एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो जिसको मैं काफी उलझा रहा इसी जमाने में, अब नहीं बोलेगा इस चीज ने ना कुछ चीजें ऐसी बीच में लिखी हैं जो जिसके लिए अगर एक आप बिगिनर के तौर पे कोर्स पढ़ रहे हैं तो शायद आपको इंस्टेंटली समझ ना आए, लेकिन यह कि बुक के पढ़े बगैर गुजारा नहीं। आप जो मर्जी कर लेना, एंड ऑफ द डे वही स्टूडेंट पेपर कर सकेगा जो लेक्चर्स के साथ बुक पढ़ेगा। जिसने बुक नहीं पढ़ी होगी ना वो नहीं बन सकेगा, ये बात आप याद रखें। मैं जितना मर्जी कैलकुलेशन कर लेना बियॉर्डन नहीं बन सकता, वो एक्सपर्ट द फील्ड का। इसलिए जिसने बुक नहीं पढ़ी उसने कुछ नहीं सीखा। किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, और रटने का कोई फायदा नहीं है। ये सारा कुछ पेपर में चीजें दी होंगी, डेफिनेशंस आपको अप्लाई कर, पहले पेपर से अंदाजा हो गया होगा कि याद रखने की कोई जरूरत नहीं, सारा कुछ दिया होगा कि क्या क्या करना है। पास आप लोग हो जाएंगे, पास आने की फिक्र ना करें आप। खेल कौन होता है? कोई आपके समझे ये बता सकते हैं ये किसके बराबर? बोर्ड गैस कर लीजिएगा, मैं देखना चाहता हूं आपको कितनी समझ आ जाए। सी यू बार स्पिनर था, याद है ना आपको? इसी मोमेंट में बी का और एस का नाम। आपको क्या लगता है किसके बराबर होना चाहिए? क्या पार्टिकल किस में बदल जाता था? एंटी पार्टिकल। इधर बार होता तो बार में स्टार था, जब सी रहते तो स्टार खत्म हो जाता था। आपको नहीं लगता कि ये वी बन जाना चाहिए? वी यू वी लिखे थे मैंने या नहीं लिखे? अभी तक लिखे थे ना मैंने, 2 अप स्पिन 2 डाउन, पार्टिकल एंटी पार्टिकल वाला बन जाता है। साथ में क्या हो सकता था? एक फेज आ सकता था जो मोमेंटम उस पर डिपेंड करे, बट डजंट मैटर, फेज तो फेज है। फिजिकल चीजों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ग्लोबल फेज है, 0 हो जाएगा के बाद ई जब स्टार रहेंगे तो, क्योंकि ये तो फिजिकल नहीं ना, फिजिकल तो यू बार यू है या वी बार वी, तो ये फेज खत्म हो जाती है। ये किसके बराबर होगा? तो इसलिए लिखना चाहिए सी वी बार ट्रांसपोज वीएनएस। क्या होना चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस साइन से बढ़ती रहती है। हाँ अच्छा, पार्टिकल इज कन्वर्टेड टू एंटी पार्टिकल, एंटी पार्टिकल इज कन्वर्टेड टू पार्टिकल। लेकिन एक बात है, दोनों में एक फर्क है। यहां फाइनमैन ने कमाल किया था, जो मैं आप आऊंगा जिसके ऊपर। फाइनमैन ने कहा था बार वाली चीज ऐसे लगेगी अगर के जा रही है ना, तो अन बार वाली ऐसे होगी जैसे आ रही है। तो कहता है कि अगर आप ये समझे ना कि कहीं पे कोई पार्टिकल जा रहा है तो टाइम में आगे की तरफ जा रहा है, तो ऐसे लगेगा जैसे एंटी पार्टिकल टाइम में पीछे की तरफ आ रहा है। यानी बार को मैं अगर आउटवर्ड मानूं
तो अनबार इनवर्टिंग ये फायदा होगा। दिस इज नोन एज द फाइनमैन-स्टूकल रिप्रेजेंटेशन। प्रॉपर किसी भी चीज को जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। बस मैं टाइम रिवर्सल मैं नहीं करा रहा, मेरे पास वक्त नहीं है इतना, लेकिन उसमें कोई काम नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आप टाइम रिवर्सल भी करें और जेनेरिकली आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है, किसी भी वेव फंक्शन के लिए CPT लगा लें कि आप टाइम रिवर्सल करें। चार्ज कॉन्जुगेशन और पैरिटी मैंने कैलकुलेट करा दिया। इन जनरल इसी पे ये तीनों ऑपरेटर लगा के देखें साइड किस नंबर करता है। ये छोटी सी असाइनमेंट है आपको, तो ये ग्रेडेड असाइनमेंट है। टाइम रिवर्सल किया हुआ उसने बुक में, CPT भी किया हुआ लगा के। मैं पेपर में पूछूंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई। चार्ज कॉन्जुगेशन और पैरिटी मैंने जो मुश्किल चीजें थी दोनों करा दी, सिर्फ टाइम रिवर्सल रह गया और कुछ ही रह गया। कोई सवाल नहीं सीखा। क्यों भी समझी बात सब ठीक है? ये कुछ ठीक है सब। मैंने क्या समझ लिया कि चीजें इख्तियार से बाहर हो गई हैं। मैंने आपसे क्या कहा था? मैं जब कोर्स पढ़ाता हूँ लगता है स्लो 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 चल रहा हूँ, ऐसे लगता है एक ही स्पीड पे चलते जा रहे लैंड ऑफ करके देखिएगा क्या होगा। 21वां लेक्चर है ना आज, 12 रहते हैं। अगर सही पढ़े ना आप मेरे साथ कोऑपरेट करें तो पूरी किताब खत्म हो सकती, जो कि आप नहीं करेंगे, मुझे पता है। मैंने आपको पहले बताया था चैप्टर 4 मैंने नहीं पढ़ाया। वो जिनको रिसर्च करनी होती है वो मैं उनको कह देता हूं जब पाए, वो है बाउंड स्टेट सॉल्यूशंस डिराक की कोई। ये जो मैंने आज आपको कराया 1.5 लेक्चर में चैप्टर 5 क्लास खत्म हो गया। अब चैप्टर 6 हम शुरू करेंगे। अब हर चैप्टर पे एक दो लेक्चर हो जा रहा है, हर एक लेक्चर छोटे छोटे। आगे बहुत लंबा चैप्टर है, शायद सहमत जो है। देखिए उसमें मैं सारा नहीं करूंगा, 2 चीजें मैं करूंगा, 3 बाकी आप करेंगे। टर्मिनल के असाइनमेंट को अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी हैं वो जहां बनाई वही बनाए, उसे चला के नहीं देखा। हमने ये नहीं कहा कि भाई नेचर में ऐसा कहीं नहीं है कि जहां पार्टिकल पैदा हुआ है वहां पे आप उसे देखें। आप उसे कहीं और ऑब्जर्व करते हैं। मसलन कैमरे से कोई आपकी तस्वीर लेता है तो फ्लैश लाइट ऑन होती है वहां से, तो आप फ्लैश लाइट जहां ऑन होती है वहां चढ़ के नहीं देख रहे होते। आप देखते हैं लाइट आपके पास आ रही, आपकी आंख में आके एब्जॉर्ब हुई। इवन जब सूरज निकलता है तो आपको नहीं पता कि सूरज निकल चुका है। क्यों? आप जो देख रहे हैं वो 8 मिनट के डिले के साथ देख रहे हैं, क्योंकि आप उस वक्त सूरज को निकलता देखते हैं जब उसकी रोशनी आपके डिटेक्टर जो कि आप आंख है उसमें आके एब्जॉर्ब होती है। इसका मतलब है इंपॉर्टेंट नेचर का एक प्रिंसिपल है कि अगर हम किसी को कहीं पे प्रोड्यूस करें तो उसे कहीं दूसरी जगह पे हम देख भी सकते हैं। अब इस तरह की चीज की फिजिक्स क्या है? कोई आप में से मुझे बता सकता है कि इस तरह की चीज को मैं कैसे ऑब्जर्व कर सकता होता हूं? अगर कभी मुझे ये फिनोमेनास देखने पड़े तो मैं क्या करूं? मैं किस चीज की हेल्प लूं? जी सॉरी, प्रोपगेटर की। बिल्कुल ठीक है। और क्या चीज? और चले कोई चीज? ग्रीन्स फंक्शन होता है। वेरी गुड, वेरी वेल डन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा है। ग्रीन्स फंक्शंस होते हैं। तो ग्रीन्स फंक्शन क्या होता है? रिटार्डेड का तो चलो मतलब होता है एक ही तरफ चल रहा है, जहां पैदा हो उससे आगे जाएगा, पीछे कोई नहीं। ग्रीन्स फंक्शन क्या होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ताहा ने बिल्कुल ठीक बात की है कि सोर्स की जगह आप डेल्टा फंक्शन डाल दें तो आपके पास ये काम हो सकता है। जरा सोर्स की जगह डेल्टा फंक्शन डालने का हमें आइडिया पता है कहां से आता है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। एग्जैक्टली। आपको पता है ना कि आपको कोई आर्बिट्ररी चार्ज डेंसिटी हो, यू कैन ऑलवेज एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ द पॉइंट चार्ज। जरा देखें कैसे। हमें यह बात पता है अगर मैं रो ऑफ एक्स मैं लिख दूं ना इस तरह के, q टाइम्स
डेल्टा क्यूब ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम। इसके डायमेंशंस क्या हैं? 1 ओवर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहां पर क्या है, इसके डायमेंशंस क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के। अगर मैं दोनों तरफ एंटायर चार्ज पे इंटीग्रेट करूं, सॉरी एंटायर वॉल्यूम पे जो कि पूरी स्पेस है उस पे इंटीग्रेट करूं, तो क्या मान जाएगा? क्यू तो कांस्टेंट है, d3x डेल्टा क्यू ऑफ x माइनस, बेशक 3 डायमेंशन में कर लेना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं ऊपर क्यूब देख रहा हूं तो अंदर स्क्वायर है, अंदर बैटर देखने की जरूरत नहीं है, तो इसके बराबर आ जाएगा। ये ऐसा वॉल्यूम है जो एक्स प्राइम को कंटेन करेगा। अगर एक्स प्राइम को कंटेन नहीं करेगा फिर तो जवाब ही शुरू होता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये आइडिया था कि यू कैन ऑलवेज राइट अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ अ पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सारे सेम थे, आपने कहा सारों को गिन लेते और सारे वॉल्यूम को शामिल कर लें। ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। यही आइडिया हमें फिर आता है पॉइसन इक्वेशन से। देखिए जरा कैसे पॉइसन इक्वेशन हमें क्या कहती है कि थोड़ी सी मैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स आपके लिए रिवाइज कर देता हूं। डेल स्क्वायर फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, छोड़े मुझे 4 से कोई प्लस दिया, माइनस रो ऑफ एक्स। इसका मतलब है कोई भी फाई ऑफ एक्स में कैलकुलेट कर सकता हूं किसी सोर्स की वजह से। सॉरी, कोई भी अगर सोर्स हो मेरे पास तो वो एक डेल स्क्वायर्ड अगर मैं लूंगा किसी नंबर किसी भी पोटेंशियल का तो वो उसको सोर्स से रिलेट कर देगा। माइनस साइन इज प्योरली माय कन्वेंशनल साइन। ठीक, इसका मतलब है मैं जेनेरिकली क्यों ना फाई एक्स को फाइंड करूं, जो कि मैंने अभी सीखा है आपसे। मैं कहूं जी कि मैं किसी एक्स प्राइम पे सोर्स को रखता और उसे चला के लाता एक्स के ऊपर, तो मैं अगर फाई ऑफ एक्स को ये रख लेता, अब मैं ये डेफिनेशन रखूं, अगर मुझे ये पता हो कि डेल स्क्वायर जी ऑफ एक्स एक्स प्राइम कोई ऐसी चीज होती है कि जो अगर एक्स प्राइम पे किसी चीज पड़ी हो और उसको मैं एक्स पे देखूं और उसका डेल स्क्वायर लूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स ले लेते हैं, किसके बराबर आता है ये वाली चीज? माइनस डेल्टा क्यूब ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम। ये कहा कह रहा है। इसका मतलब है ये जो सॉल्यूशंस हैं ये कोई प्रॉपर सॉल्यूशंस नहीं है, इंटीग्रल सॉल्यूशंस। क्यों? जब तक इसको आप इंटीग्रेट नहीं करते ये तो फिजिकल चीज ही नहीं कहता ना। विदाउट इंटीग्रेशन इट गिव्स यू इंफिनिटी या जीरो। एक्स माइनस एक्स एक्स प्राइम के बराबर है या नहीं है, अदरवाइज इट्स द होल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब तक इसको इंटीग्रल नहीं लेते आपके पास जवाब नहीं आता। इसका मतलब है मैं रो ऑफ एक्स को ये लिख सकता हूं। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं? या चले फाई ऑफ एक्स को आप में से मुझे लिखना बता सकता है कि मैं क्या लिख सकता हूं? बिल्कुल ठीक है। आप क्या है, फाई ऑफ एक्स जो है उसको मैं लिख सकता हूं रो ऑफ एक्स प्राइम जी ऑफ, थोड़ा सा इसको पढ़ना सीखने जरा है। क्या मतलब है? एक्स प्राइम पे कोई चीज थी, मैं उसे एक्स पे लाया और जो सोर्स एक्स प्राइम पे था वो रो ऑफ एक्स प्राइम था। कोई सोर्स था उसको मैं चला के एक्स प्राइम से एक्स पे लाया विद द हेल्प ऑफ अ ग्रीन्स फंक्शन। बिल्कुल ठीक है, साबित कर देते हैं। चलिए डेल स्क्वायर फाई इन प्लस, क्या आंसर आएगा? रो ऑफ एक्स प्राइम को तो ये देखेगा नहीं क्योंकि एक्स प्राइम का फंक्शन है, तो ये तो देखेगा सिर्फ और सिर्फ इसको। अच्छा बात लोग इसको उल्टा लिखते हैं, एक्स प्राइम एक्स डजंट मैटर, कोई फर्क। मैं एक्स प्राइम को पैदा कर रहा हूं एक्स को देता, ये किसके बराबर? और जब ये इंटीग्रल लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब आपने सीख लिया कि अगर एक चार्ज डेंसिटी एक जगह पे हो उसकी वजह से किसी दूसरी जगह पे कैसे चीजों को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्रीन्स फंक्शन। कितनी क्लियर डेफिनेशन है ग्रीन्स फंक्शन। अब मैं इसी चीज को रिलेट करूंगा विद द पार्टिकल फिजिक्स या फिर नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। आप मुझे को बता सकता है कि अगर ताली ना बजाऊं तो आप सुन सकते हैं। इसका मतलब है किसी चीज का होना जरूरी है किसी चीज के ऑब्जर्व होने। हर वो चीज जो अक्कर होती है उसको हम साइंस की जबान में इवेंट कहते हैं।
और इवेंट होता है तो आप उसे ऑब्जर्व करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि मैंने यहां से कोई चीज पैदा की और आपने वहां पे जाके देखी, इट मींस समथिंग हैज प्रोपेगेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट एंड दीस प्रोपेगेटर्स आर द रियल फंक्शन। क्यों? यही तो हमने कहा था अभी कि जी एक्स एक्स प्राइम पे कोई चीज होती है तो सोर्स पड़ा उसको एक्स पे दिखाता है। प्रोपेगेटर का कैसे पता चला था? जब डेल स्क्वायर दिया था, डेल स्क्वायर दिया तो हमें पता चल गया कि बिल्कुल सही बात है, प्रोपेगेट किया उसने विद दिस एक्स, तो वापस हमें पता चल गया इस सोर्स की वजह से यहाँ पे फाई के अंदर कोई ना कोई स्क्वायर आता है, डेल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ अ डेल फाई आता है, डाइवर्जेंस ऑफ अ डेल फाई आता है, डाइवर्जेंस ऑफ अ ग्रेडियंट आता है। अच्छा चलें, अब जो नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के पैदा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? वो कहता है कि आप स्टेट को रेस कर सकते हैं, लोअर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज आप उस स्टेट के साथ करेंगे, वो ये होगी कि पार्टिकल वही रहेगा जो पहले था। पार्टिकल अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स में ऊपर या नीचे आ सकता है और कुछ नहीं कर सकता, और उसके इख्तियार में कोई चीज नहीं। ठीक है, तो ये मैं बिठा के थोड़ा सा, ये तो मैंने थोड़ी सी आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जैक्सन का एक अपेंडिक्स है वो रिवाइज कराइए, छोटी सी चीज और बताना। बाय द वे जैक्सन में लिखा हुआ है जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफिथ में भी वो शायद में लिखा है। ठीक है, अच्छा मैंने क्या अभी बात कर रहा था कि एक पार्टिकल था, उसे रेजिंग ऑपरेटर लगाते थे तो हर दफा h बार ओमेगा एनर्जी से रेज करता जाता, लेकिन मैस पार्टिकल का शुरू में ही आपने सिर्फ वहां पर प्रॉब्लम यह था कि जब वैक्यूम जो था, जब आपने उसकी एनर्जी मेजर की थी तो एनर्जी आई थी हाफ h बार ओमेगा, और जिसको आपने कहा था दिस इज नोन एज द वैक्यूम फ्लक्चुएशंस, जीरो पॉइंट एनर्जी। अब क्वांटम मैकेनिक्स की ये जीरो पॉइंट एनर्जी जो नॉन रिलेटिविस्टिक की, अगर इसको रिलेटिविस्टिक के केस में ले जाएं और उस स्केल पे चले जाएं जिस पर रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स होल्ड करती है, तो ये जीरो पॉइंट एनर्जी लीड्स टू दी क्रिएशन ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल फ्रॉम द वैक्यूम, जो कि डी ब्रॉय वेवलेंथ पे नजर नहीं आते। मैंने आपको लास्ट टाइम साबित किया था, वो काउंटर वेवलेंथ पे आपको नजर आते। क्यों? वहां पर आपने पोटेंशियल रखा था, पोटेंशियल वाज नथिंग बट इट वाज रिलेटेड टू एनर्जी, याद है ना आपको? क्योंकि हमने कहा था एनर्जी लेस देन पोटेंशियल है, कुछ है एनर्जी ज्यादा है पोटेंशियल है, कुछ और है। जब E माइनस V की वैल्यू एक सर्टेन रेंज में है तो पार्टिकल एंटी पार्टिकल वहां से स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल में पैदा हो सकते थे। इसका मतलब एनर्जी इज रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल एंड इट इज अकरिंग एट द कांस्टेंट वेवलेंथ। इसकी नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में कोई गुंजाइश नहीं। इसका मतलब है अगर पार्टिकल एंटी पार्टिकल पैदा हुए हैं तो चले भी चल के कहीं ऑब्जर्व ही तो होंगे ना। दिस इज नोन एज अ प्रोपेगेटर थ्योरी। अब प्रोपेगेटर थ्योरी दो तरीकों से लोग पढ़ाते हैं, दो तरीके हैं प्रोपेगेटर थ्योरी के। एक वो है जो कि फाइनमैन ने दिया था स्टुकरबर्ग के साथ कि ठीक है, अगर पार्टिकल जो है वो एक तरफ टाइम में चल के आपकी तरफ आ रहा है तो एंटी पार्टिकल टाइम में आपकी उल्टी तरफ चल के आ रहा है। ये वो अप्रोच है जो प्योरली पार्टिकल फिजिसिस्ट की अप्रोच है। एक वो अप्रोच भी है जिसमें आप डिफरेंशियल सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। आप ये करते हैं कि हम गिवन बाउंड्री कंडीशंस होती हैं हमारे पास, उनको यूज करते हैं हम, और उसकी मदद से हम सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। बिल्कुल इसका आइडिया वही है जो हॉजन्स प्रिंसिपल है। याद है हॉजन्स प्रिंसिपल क्या था? वेवलेस का हर पॉइंट एक्ट एज अ सोर्स फॉर द फ्यूचर पॉइंट। इसमें इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्यूचर पॉइंट, यानी अगर स्फेरिकल वेव्स बन रही हैं, स्फेरिकल वेव्स के ऊपर हर पॉइंट अगले स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए सोर्स है। इसका मतलब है जो चीज यहां पैदा हो रही है यहां प्रोपेगेट करके आई है, तो आई कैन ऑलवेज फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस प्रोपेगेशन बाय नोइंग द इनिशियल कंडीशन। यानी अगर मैं मान लूं कि साई एक्स प्राइम पी प्राइम में मेजर कर सकता हूं अगर मुझे साई एक्स टी पता। अभी तो मैंने लिखा था विद द हेल्प ऑफ द ग्रीन्स फंक्शन, और ग्रीन्स फंक्शन क्या थे? इंटीग्रल सॉल्यूशंस थे बाउंड्री कंडीशंस की मौजूदगी में। तो सबसे बड़ा जो है ना जी, पाथ इंटीग्रल थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कोई बात नहीं। पाथ इंटीग्रल थोड़ी सी डिफरेंट है। पाथ इंटीग्रल की फिलॉसफी है एक रास्ता नहीं है, कई रास्ते हैं, सारे रास्तों को सम करना, थोड़ी सी मुख्तलिफ, आइडिया डिफरेंट पाथ इंटीग्रल।
वो भी बिल्कुल वही, एग्जैक्टली बिल्कुल यही चीज, वही बिल्कुल यही देगा, क्योंकि वहां पर आप एक्शन लिख लेंगे और एक्शन में लैग्रांजियन आएगा, लैग्रांजियन में डेंसिटी आएगी, डेंसिटी में फंक्शन में, एग्जैक्टली सेम चीज है। लेकिन मैं उस डिबेट में क्यों जाऊं जब मुझे पता ही नहीं बात इंटीग्रल किया, जब मैंने जिक्र ही नहीं किया, बात का जिक्र नहीं किया, तो मैंने इंटीग्रल तो और बड़ी बात। तो मैं तो फाइनमैन की एक चीज से निकल रहा हूं ना, वो मैं तो हमेशा इसके बारे में कहता होता हूं कि पाथ इंटीग्रल डेवलप्ड बाय डिराक एंड नाउन एज फाइनमैन पाथ इंटीग्रल वाज डेवलप्ड बाय डिराक। जितना मर्जी क्रेडिट ले ली फाइनमैन ने ये किया, वो वाज डेवलप्ड बाय डिराक, डेफिनेटली कोई इसमें शक व शुबे के बगैर है बात। चलिए ही हैज द आइडिया, फाइनमैन ने उसमें कमाल करके रख दिया, उसने इस तरह लिखा उसको कि रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक किसी के लिए नहीं लिख सकते, लेकिन ब्रेन चाइल्ड जो था वो ये भी डिराक का था। फाइनमैन ने इसको एक नई जगह पे ले जाता, कोई ऐसा होता है, हमें भी उम्मीद है आप भी कहीं नई जगह पे चीजों को ले जाए। इसका मतलब हाइजेंस प्रिंसिपल को अगर मैं लिखूं आपकी डेफिनेशन में तो क्या होगा, तो मैंने क्या कहा था, गिवन बाउंड्री कंडीशंस, हम एक इंटीग्रल इक्वेशन बना है। इंटीग्रल इक्वेशन में अगर पता है सोर्स पता हो, सोर्स को पुरानी चीज से मल्टीप्लाई करके हम नई चीज बना सकते हैं। अभी मैंने बनाया था ना फाई ऑफ एक्स को, रो एक्स प्राइम पे ले गया मैं, सोर्स जो पढ़ा था उससे मैंने ग्रीन फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट किया ओवर द एंटायर स्पेस ऑफ एक्स प्राइम, तो मैंने फाई ऑफ एक्स बना लिया था, डेल स्क्वायर फाई ऑफ एक्स, याद है ना, फाई ऑफ एक्स इससे लिखा था मैंने। तो जब डेल स्क्वायर फाई दिया तो मैंने अल्टीमेटली पॉइसन इक्वेशन, पॉइसन ही कहते हैं उसको, लैप्लास में जीरो था, पॉइसन इक्वेशन बना दिया। बिल्कुल वही फिलॉसफी मैं यहां पर भी लाऊंगा। मैंने क्या कहा, हाइजेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई सोर्स है, उससे कोई स्फेरिकल वेव्स निकली हैं, तो हर पॉइंट अगले के लिए एज अ सोर्स एक्ट कर रहा हो। ऑफ कोर्स रे ऑप्टिक्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना, हम जितनी बचपन में वेव्स मैकेनिक्स पढ़ते हैं वो रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। अगर आप वेवलेंथ इग्नोर, वेवलेंथ को भूल जाए ना किसी वेव के, लाइट के वेवलेंथ को, तो वो रे ऑप्टिक्स बन जाती है, क्योंकि रे में आपको एक लाइन नजर आ रही होती है, इसका मतलब आपको कोई रिपल्स की जरूरत नहीं है। उसी को जब आप वेव ऑप्टिक्स में लाते हैं तो वेवलेंथ की फिक्र करना शुरू करते हैं, और जब क्वांटम ऑप्टिक्स में लाते हैं तो और बड़ी फिक्रें आ जाती हैं आपको। तो इसका मतलब यह है कि आप मुझे यह बता सकते हैं कि अगर मुझे साई ऑफ एक्स टी पता हो, आई कैन ऑलवेज फाइंड साई ऑफ एक्स प्राइम टी प्राइम। क्या ख्याल है, विद द हेल्प ऑफ सम प्रोपेगेटर जो यहां से लेकर यहां तक गया था। कोई लिखवा सकता है, कैसे लिख सकता हूं? अब मैं थोड़ी देर पहले कहा था साई ऑफ एक्स प्राइम टी प्राइम इज इक्वल टू, चलिए हाँ बोले आयोटा इंटीग्रल, ये जस्ट आप आयोटा इसलिए लगाते हैं, बाद में आ जाएंगे इसके ऊपर क्योंकि एम्पलीट्यूड रियल बनाएंगे। जी क्यूब एक्स जी ऑफ एक्स वेक्टर प्राइम टी प्राइम एक्स और टी, ये जो कॉलम लगाते हैं ना, सेमी कॉलम, ये पता नहीं क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में। इसका मतलब है यहां कोई चीज थी, यहां पे आई, किसको लेके आया, इसका उसने हाथ पकड़ा, सारी स्पेस को उसने कहा इंटीग्रेट करता हूं मैं तुम्हें, क्या जरूरत किस पे, ऐसे सारे सोर्सेज पे। उसने कहा मैं तुम्हें सारे सोर्सेज को खत्म करके तुम्हें मैं यहां पे लेके आ सकता हूं। दिस इज द रियल एसेंस ऑफ दिस इक्वेशन। आई होप आई जस्ट क्लियर किया कन्वेंशन। इसमें खास बात यह है कि ई प्राइम इज जो बड़ा है वो कॉलन से पहले आएगा, सेमी कॉलन से, और जो छोटा है वो बाद में आएगा। यहां तक कोई किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं? क्यों भैया? बिल्कुल मैंने वही काम नहीं किया जो कोई स्थानिक वही किस तरह जाए, रो एक्स प्राइम जी एक्स प्राइम डी क्यूब एक्स प्राइम, ये जो फाई ऑफ एक्स पोटेंशियल देता था। अच्छा हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इजी है, लेट्स कंसीडर द वेरी इजी केस या सिंपल केस। हम एक फ्री वेव पैकेट की बात करेंगे या फ्री पार्टिकल की से बात करेंगे। फ्री का मतलब क्या है, कोई सोर्स नहीं था। क्यों मैं कहता हूं फ्री है, हम ये मान के चलेंगे एक पार्टिकल बहुत दूर माजी में कहीं पैदा हुआ, जब पैदा हुआ तो उसने किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं किया,
जब उसने उसके साथ जब वो ट्रेवल करके आया कहीं सोर्स था, मैं ये आसान सा काम मान के चलूंगा, मैं पहले अपने आप को फिजिकल इंट्यूशन बता दूं कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। मैं ये करना चाह रहा हूं कि एक पार्टिकल है जो बगैर किसी इंटरेक्शन के पैदा हुआ, जब वो चलता आ रहा था तो उसे नहीं पता था, रास्ते में मैंने कहीं एक मॉड्यूलेटर लगा दिया पोटेंशियल के, मैंने थोड़ी देर के लिए उसे ऑन किया फिर ऑफ कर। तो इसका मतलब उसने एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अपनी पूरी जर्नी में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में बहुत थोड़ी देर के लिए किसी चीज के साथ इंटरेक्ट किया। ये चीज मैं कैलकुलेट करूंगा, थोड़ी देर के लिए पोटेंशियल को ऑन करूंगा, बंद कर दूंगा, ताकि सोल्यूशन सिर्फ उसी टाइम पे ना हो, उससे बाद और उससे पहले पार्टिकल बिल्कुल फ्री पार्टिकल की तरह हो। यानी क्या मतलब है, उससे पहले इसकी फिजिक्स समझ लें, मैथमेटिक्स हम कर लें, मैथमेटिक्स इसका बहुत आसान है। फ्री पार्टिकल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, एच बार को छोड़े गोली मार, आयोटा डी बाई डी टी साई इज इक्वल टू एच सर, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। मैंने क्या रखा आइगन वैल्यू सॉल्यूशन है, अगर आइगन वैल्यू सॉल्यूशन होता तो एच साई इज इक्वल टू दी ई साई, दिस इज द स्पेशल फॉर्म ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन, व्हेन साई इज द आइगन फंक्शन हैमिल्टन एज अ स्पेसिफाइड एनर्जी फंक्शन है। मैं अब ये बात कर रहा हूं कि ठीक है इसको भूल जाते हैं, मैं कह रहा हूं इसी तरह फ्री आया, जब थोड़ी देर के लिए उसने पोटेंशियल देखेगा तो क्या करेगा, राइट हैंड साइड नॉन जीरो हो जाएगी ना, क्यों, अब सॉल्यूशन थोड़ी देर के लिए तो बदलेगा। तो मैं कह रहा हूं साई में थोड़ी सी तब्दीली आएगी डेल्टा साई, लेकिन डेल्टा साई इतना छोटा होगा साई के मुकाबले में कि डेल्टा साई ओवर साई इग्नोरेबल हो जाएगा, जहां पर भी करना पड़े, क्योंकि साई तो मेन सॉल्यूशन है जो डोमिनेंट सॉल्यूशन था फ्री वाला। डेल्टा साई तो स्मॉल चेंज परटर्बेशन की तरह है, जिसको जो फौरन ही खत्म हो जाएगी जो इससे चलेंगे। इस तरह की श्रोडिंगर इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा। जो बियार्कन लिखता है वो लिखता है कि जी इसी चीज को फैंसी जबान में क्या लिखता है, मैंने कट शॉर्ट करके लिखा हुआ, कहते हैं कंसीडर फर्स्ट अ फ्री वेव सॉल्यूशन, जिसको मैंने कहा फ्री वेव पैकेट। सर ये आप इसलिए कह रही हैं कि जीपी फॉर्म वो डेल्टा के ऊपर ही बनती है, कि आप इसलिए कह रही हैं कि वाकई वो पोटेंशियल को बस से मैं पहले कैलकुलेट करूंगा फिर बताऊंगा। तुम्हारे सवाल का जवाब बड़ा खूबसूरत आएगा यहाँ पर। मैं नहीं कह रहा जी डेल्टा फंक्शन, मैं कह रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन होगी जिसको मैं सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अगर उस इंटीग्रल, जस्ट तुम्हारी क्यूरियोसिटी के लिए, अगर उस इंटीग्रल सॉल्यूशन में हर पिछला पॉइंट अगले के लिए सोर्स बन जाए, हर पिछला पॉइंट अगले के लिए सोर्स बन जाए, तो इस तरह की इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन कहते थे, इटरेटिव इक्वेशन कहते हैं। इसका मतलब इटरेशन इक्वेशन में तो आप कहीं पे भी ट्रंकेट करना चाहे कर सकते हैं, जितने पोटेंशियल उसमें इंटरेक्ट किया। आपने कहा इधर एक मॉड्यूलेटर लगाया था, इधर लगाया था, इधर लगाया, 5-6 पोटेंशियल मैंने लगाया, एक को डेल्टा T1 के लिए ऑन किया, जो ही उससे फारग होकर वो वापस फ्री हुआ, मैंने दूसरा लगा दिया डेल्टा टाइम T2 पे, फिर आ गया डेल्टा टाइम T3 पे। इसका मतलब उसे कई किक्स मिलेंगी, तो जब मैं एंड पे उसे ऑब्जर्व करूंगा तो फिर फ्री ही ऑब्जर्व करूंगा। तो ये मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि एक पार्टिकल जब चलता आता है, कई पोटेंशियल से इंटरेक्ट करता है, तो कैसे ऑब्जर्व होता है। और इसकी मिसाल है एग्जैक्टली जैसे बोन अप्रोक्सीमेशन है, तो सही बात है। और एक और भी आसान सी चीज है, एक इलेक्ट्रॉन आता है, वो एक पोटेंशियल से इंटरेक्ट करता है और वापस फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है इंटरेक्शन के बाद। कूलम्ब स्कैटरिंग में यही होता है, रदरफोर्ड में भी यही होता है। पार्टिकल आते हैं यहां से, इधर भी फ्री थे बिल्कुल, रदरफोर्ड भाईजान ने सोचा था सीधे गुजर जाएंगे, वो कोई नहीं गुजरे, कुछ तो टक्कर खा के वापस आ गए, फिर पता चला नहीं यार ये तो कोई और ही चीज आता है। कुछ जो थे डिफ्लेक्शन, उसने कहा ठीक है पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव डिफ्लेक्ट होता है, वो खैर है, टक्कर खा के वापस आना बड़ा हैरान होता है, तो टक्कर खा के भी चीजें वापस आ जाती है, कोई बात। इसलिए मैं ये कहता हूं कि वो कहता है कि अच्छा मैं सॉरी इसकी बियार्कन की लैंग्वेज आपको बताने लगा था। कहता है फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन में द मोशन ऑफ फ्री पार्टिकल इज कंप्लीटली नोन एंड द करस्पॉन्डिंग ग्रीन्स फंक्शन इज जी नॉट। जी नॉट क्या है कि जीरो ग्रीन फंक्शन, जी जीरो से बड़ा क्या है, एक सिंपल ग्रीन्स फंक्शन है जो कि जिसको जी जीरो कहता है। ये कहता है फ्री पार्टिकल, इससे क्यों कोई फर्क ही नहीं, कोई पोटेंशियल ही नहीं है ना, जी जीरो बदलेगा ना जब पोटेंशियल ऑन होगा कोई। दिस कैन बी कंस्ट्रक्टेड एक्सप्लिसिटली, अच्छा G0 will be modified if we introduce a potential Vx1 T1, जो कि पोटेंशियल है जिसको हम ऑन करते हैं फॉर डेल्टा T1 अबाउट T1। बड़ी अजीब से जबान लिखता है ना, बड़ी मुश्किल जबान से। वो कहता है फर्ज करते हैं G0 बदलेगा जब हम एक पोटेंशियल ऑन करेंगे Vx1 T1 फॉर टाइम डेल्टा T1 अराउंड T1। ये मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, किसी भी टाइम T1 के ऊपर पार्टिकल T पे पैदा हुआ चलता है, यहां पहुंचा टाइम T1 से, जो ही T1 पे है मैंने डेल्टा T1 के लिए पोटेंशियल ऑन करके फिर ऑफ कर दिया, एंड दिस डेल्टा T1 इज मच स्मॉलर देन
T1 एक्चुअल टाइम जो लगे उसको बहुत ज्यादा देरी लगी। और एक बात और भी याद रखनी है, जो T है वो T1 से हमेशा छोटा है। ये क्या मतलब है, पार्टिकल माजी से आ रहा है, जो रिसेंट टाइम होगा वो हमेशा बड़ा होगा पिछले टाइम से, तभी तो वेव प्रोपेगेट करती है, वरना प्रोपेगेशन होती है ना तभी तो x माइनस वी टी लिखते थे आप, या x प्लस वी टी, डिपेंड करता है इधर जा रहे वो तो आपके वी के साइन पे पा जाओ, यानी चीजें, बाकी तो कोई नहीं ना। आप में से मुझे कोई सोल्यूशन दिखा सकता है, इसका मतलब है ये जो दिस वी x1 t1 is x as a source, this x as a source of a new, क्यों हर अगला पॉइंट पिछले के लिए एक सोर्स बन गया। पहले फ्री आया Vx1 T1 पे, जो भी उसने किया अगले के लिए ये सोर्स है, फिर उससे आगे जाएगा, फिर उससे आगे चलता जाएगा। आप इससे मुझे कोई लिखवा सकता है छोटी मेरी कोई क्या होगी टाइम T1 के लिए, एनीवन, कोई भी? हाँ, एक बार को वन आयोटा डी बाई डी T1 माइनस एच क्या होता, आप पढ़ देना। अगर ये जीरो होता तो वापस एच नॉट होता ना, इसका मतलब है एच नॉट में थोड़ी सी चेंज आई ना, कितनी चेंज आई, फ्री पार्टिकल का एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ अ सोर्स है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो बिल्कुल ऐसे नहीं, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू रो एक्स, ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे सोर्स इधर मौजूद है, एंड दिस सोर्स इज द पोटेंशियल। अच्छा, राइट हैंड साइड जीरो से कब डिफर करेगी? सिर्फ और सिर्फ डेल्टा T1 उस छोटे से टाइम में जिसमें आपने इसको जिसमें आपने ऑन किया और फौरन ऑफ कर दिया। कैसे लिख सकता हूं मैं फिर इसको, इस चीज को मैं बहुत बेहतर भी लिख सकता, मैं इसको ऐसे करके भी लिख सकता हूं ना। सो दिस इज इक्वल टू, ये उस वक्त है जब T1 प्लस डेल्टा T1 टाइम है, और ये बाकी हर जगह पे क्या है, जब T1 जो है डेल्टा T1 के बराबर नहीं होता, ठीक है ना। जब टाइम जो है वो इज नॉट इक्वल टू डेल्टा T1 तो ये जीरो होगा, और जब T इज इक्वल टू डेल्टा T1 होगा तो ये उस टाइम के लिए जब मैं ऑन करता हूं, और मैंने एक कोई लिख दिया कि पार्टिकल फ्री है जब डेल्टा T1 टाइम नहीं है, बेशक पोटेंशियल वहां मौजूद ही नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी मैंने उसको ऑन नहीं किया। इसका मतलब फ्री पार्टिकल सॉल्यूशंस हैं for any time except time delta T. For a very very small time this particle interacted with the potential. चलिए, तो क्या होगा, सॉल्यूशंस बदल जाएंगे, आपको तो पता है ना, सॉल्यूशंस बदल जाएंगे ना। क्या होगा साई x1 T1, वही पुराने सॉल्यूशन जो कि फ्री पार्टिकल के थे, ये 5 फ्री पार्टिकल के सॉल्यूशन है, प्लस साइन है, थोड़ी सी चेंज आएगी, क्यों, सिर्फ डेल्टा T1 टाइम के लिए ये बदलेगा, अदरवाइज हमेशा फ्री ही रहेगा। ये बिल्कुल यही हमारा इंसार्ट है कि पार्टिकल सिर्फ थोड़ी देर के लिए पोटेंशियल से इंटरेक्ट करता है, उससे पहले और उसके बाद दोबारा फ्री होगा, एग्जैक्ट, अदरवाइज तो कंटिन्यूसली नई चीज बन जाएगी। वो नई चीज अब तो ये नहीं मान के चल रहे, हमने कहा हर प्रोपेगेट करके जहां पे भी आया अब बिल्कुल फ्री है, अगले के लिए वो नया सोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये किसके लिए है, दिस पर आज मैं ये ऑफकोर्स इसको पूरा तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं आज इसको आपको आइडिया दे दूंगा कि क्या मन में पूरी डेरिवेशन इसकी करूंगा। वापस डाल दी इसको, कोई देखिए क्या आयोटा इसी लॉजिकल जगह पे ला के छोड़ दे, डी बाई डी डी। अगली क्लास कितने बजे आती है?
50 करके मैंने खुद ही टाइम टेबल बनाया था। कोई बात नहीं, मैं आपको 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा। इज इक्वल टू ये बात याद रखना, डेल्टा साइज बहुत छोटा है, स्मॉल चेंज। ओहो, क्या करूंगा? अच्छा, अब हम ये देखेंगे, बट आयोटा डी बाई डी टी 1 माइनस एच नॉट फाइव x1 t1 इज इक्वल टू 0। फ्री पार्टिकल के लिए तो यही होती है ना श्रोडिंगर इक्वेशन। इसका मतलब है इधर ये चीज हो गई, तो क्या बन गई बाकी? आयोटा डी बाई डी टी 1 माइनस एच नॉट डेल्टा साइन x1 p1 इज इक्वल टू, हाँ राइट हैंड साइड का बताएं ना क्या, अभी पता चलता है v x1 p1 phi of x1 p1 plus delta psi of x1 p1. It's one of the beautiful equation. phi x1 क्या है? सोर्स है। डेल्टा psi x1 क्या है? वो तब्दीली है जो डेल्टा T1 छेड़छाड़ पे आई। जब आपने T1 में थोड़ी सी छेड़छाड़ की थी डेल्टा T1 के लिए, चलते चलते बिल्कुल ऐसे नहीं था जिस तरह मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि घर में ना बच्चे कुछ बड़े शरारती हो, वो घर में दौड़ते फिरते हैं और अचानक कोई शीशे की प्लेट पड़ी, उन्होंने हाथ लग गया उनका, तो भाग जाते हैं। आपको पहले भी फ्री मिलते हैं, बाद भी फ्री, उस स्मॉल टाइम के लिए ऐसे लगता है जैसे कोई चीज ना टूट जाएगी। ऐसे मिस्टर बीन बहुत हरकतें करता था। तो अब मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, देखिएगा जरा कैसे। जरा देखिएगा कैसे। मैं क्या कहूंगा अब आगे? डेल्टा साइज स्मॉल कंपेयर टू फाइव, तो मैं क्या करूंगा इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। देखिए जरा क्या बन गया, इधर पुराने इधर नया, यही आपने पहले भी बनाया था। फाई ऑफ एक्स बना लिया था रो ऑफ एक्स प्राइम को जानते हुए दी हेल्प ऑफ द ग्रीन्स फंक्शन। मैंने काफी हद तक ग्रीन्स फंक्शन तो बना लिया होगा ना, ठीक है। क्या मैं कैसे लिख सकता हूं फिर इसको? लिख दूं या अगले लेक्चर में? जी अगले लेक्चर में लिखूं। चले अगले में क्या करूंगा मैं? ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इसी चीज को लिखूंगा फॉर T1 प्लस डेल्टा T1 और फिर T1 वाला सब्ट्रैक्ट करके इंटीग्रल तो मैं इंटीग्रल इक्वेशन बना दूंगा। तो अगले लेक्चर में जरूर आइएगा। ये एक ऐसी चीज है जो इतने आराम से समझ नहीं आएगी अगर आप नहीं करें। अच्छा, ये लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए? वैसे तो मैं अटेंडेंस की परवाह नहीं करता, ऑन रैकेट कह रहा हूं, क्योंकि आज तक मेरा कोई कोर्स पास नहीं हुआ जिसने लेक्चर दिए, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस इतना है कि अटेंडेंस के बगैर काम हो। लेकिन मैं अभी जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये डिपार्टमेंट हेड नहीं दे रहा, अटेंडेंस जरूरी है डिपार्टमेंट, लेकिन ये कि मुझे पता आप लोग आ जाते। मैं ये क्यों मैं कह रहा हूँ 3-4 लेक्चर हुए। अगर आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स नहीं आता ना तो अगले 3-4 लेक्चर में आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल सारा सीख है। कंटूर इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉशी's थ्योरम क्या है, वगैरह वगैरह सब कुछ सीख है। मुझे पता है कॉम्प्लेक्स नंबर, आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आप में से शायद ही किसने पढ़ा। सब चीजों में मैं भी आ रहा हूं आसपास तक क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। क्यों? मैं क्वांटाइज के, अच्छा हाँ सॉरी, मैं एक चीज अधूरी छोड़ दी, मैं कह के खत्म कर रहा हूं। जो फाइनमैन वगैरह की जो थ्योरी थी ना, उसके लिए क्वांटाइजेशन करना जरूरी, चीजों को क्वांटाइज्ड होना जरूरी है, या क्वांटाइज्ड होना जरूरी नहीं है। मैं बिल्कुल क्लासिकल डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ चलूंगी, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो बाकी फिर हम क्या करेंगे, आज इनमें ही रहने देते हैं। वैसे इसमें और जो टाइसन इक्वेशन जो आइडिया बने। तो फिर दोनों में सेम बस, exactly. इसमें फर्क क्यों है, फर्क है किन- बोर्ड असल में जो जब आप डायसन का एस मैट्रिक्स लिखते हैं ना, तो टाइम ऑर्डर्ड आ जाता है। यहां टाइम ऑर्डर्ड शुरू से ही लेके चल रहे होते हैं कि T1 उससे बड़ा है, क्योंकि जब डायसन की आप कोई लिखते हैं तो वो सीरीज एक्सपेंशन बनती है, लेकिन उसकी बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब आपकी सीरीज एक्सपेंशन बनती है तो डबल काउंटिंग हो जाती है, क्योंकि आपके पास कोई तरीका नहीं है ये बताने का कि x²/2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, क्योंकि यहां पर या तो टाइम बड़ा है या छोटा है। इसका मतलब है ये इस डबल काउंटिंग से बचने के लिए आपको टाइम ऑर्डर लेना पड़ता है। तो डायसन की अप्रोच में ये था कि डायसन फार्मूला के अंदर फिर टाइम ऑर्डर ले दिया। बिल्कुल, ये तो काम किया था जिस तरह ये श्विंगर और लिपमैन ने किया। अच्छा, लिपमैन श्विंगर की कोई खूबसूरती ये थी कि श्विंगर ने ना एक पूरी किताब लिखी हुई है जिसका नाम है सोर्स, और ये सोर्स थ्योरी की है। देखा जाए चीज, सोर्स एक्स एज अ समथिंग, कोई चीज यहां पैदा हुई, इट बिकम्स अ सोर्स जो प्रोपिगेट करके यहां आया, अब ये बन गया सोर्स अगले के लिए। तो श्विंगर ने ये पूरी की पूरी सोर्स थ्योरी बनाई थी तिचार्ड वाली। बिल्कुल बिल्कुल की पैरेलल अप्रोच है, जिसमें ये जो इंफ्रारेड डाइवर्जेंस वगैरह है ये इस तरह नहीं आती, बाय हैंड कैंसिल करनी पड़ती। इट्स अ वेरी एलिगेंट अप्रोच व्हिच इज नाउन एज अ श्विंगर लिपमैन श्विंगर इक्वेशन बनेगी यहां पर, लेकिन श्विंगर ने खुद से ये सारा काम इलादा से पैरेलल में किया हुआ है, इसलिए लोग उसको सर श्विंगर कहते थे। श्विंगर बड़ी चीज है, अजीब, बहुत बड़ी चीज। उस दौर के जो बड़े दिमाग थे ना, सर जूलियन श्विंगर उनमें से वाकई बहुत बड़ा दिमाग, जिसने अनकन्वेंशनल चीजें की है। ये पूरी सोर्स थ्योरी देखकर आपके सामने बनेगी। कोई है टाइम ऑर्डर, थोड़ी देर के लिए सोर्स ऑन करें, फिर फारिग छोड़ दें, फिर थोड़ी देर के लिए ऑन करें, फिर फारिग छोड़ दें। अगर सारी कीज के बाद आपका वही जवाब आए जो आप वैसे चीजें करते थे तो मजा आ गया। कोई आपको क्वांटाइजेशन किसी चीज की जरूरत नहीं है, सेकंड क्वांटाइजेशन की बात है, सब कुछ मान लेते हैं। ये हमारी केस में आप एन टाइम इसको ऑन कर सकते हैं एक सिंपल सीरीज की मदद से।